हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, ये इंफॉर्मेशन आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर डेटेड 20 नवंबर 2025 इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग डायरेक्शन 2025 पे बेस्ड है। इस सर्कुलर के अनुसार एनपीए किसे कहते हैं और एसेट क्लासिफिकेशंस के क्या नॉर्म्स है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनपीए क्या होता है। देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नन परफॉर्मिंग एसेट्स। कोई भी कोई भी एसेट्स नन परफॉर्मिंग एसेट्स कब होता है? देखिए, जब कोई एसेट्स बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है तो उस एसेट्स को नन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। डिफिनेशन में कहा गया है कि एनपीए इज एनी एसेट इंक्लूडिंग लीज्ड एसेट दैट सीज टू जनरेट इनकम फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर कोई एसेट इनकम जनरेट करना बंद कर देता है तो फिर उसे नन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। अब नन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफिकेशंस के क्या क्या क्राइटेरिया है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट के केस में, यानी रनिंग अकाउंट के केस में, जिसमें सीसी और ओडी पर्टिकुलरली ये लिमिट्स आते हैं। तो अगर सीसी या ओडी अकाउंट्स 90 दिनों से ज्यादा अगर आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो फिर उसे एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। फिर से समझते हैं, अगर सीसी और ओडी लिमिट 90 दिनों से ज्यादा अगर आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में रहता है तो फिर उसे एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। यानी सीसी और ओडी के केस में, यानी रनिंग लिमिट के केस में आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। देखिए, आउट ऑफ ऑर्डर का दो क्राइटेरिया है। पहला जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए किसी किसी सीसी या ओडी या जो आउटस्टैंडिंग लिमिट है वो उसके सैंक्शन लिमिट या डीपी से कम है। आउटस्टैंडिंग जो है वो सैंक्शन या डीपी से कम है, लेकिन उसमें जो 90 डेज के अंदर जो क्रेडिट हुआ है, जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें डेबिट हुए चार्जेस या इंटरेस्ट से कम हो तो फिर उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। अगर अकाउंट 90 दिनों से ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा तो उसे एनपीए कहा जाता है। दूसरा जो है, मान लीजिए कि अगर अकाउंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके डीपी या फिर उसके सैंक्शनिंग लिमिट से ज्यादा रहता है, ठीक है, ज्यादा रहता है, तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। और अगर ये ऐसा आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिनों से ज्यादा रहे तो फिर उसे एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है। अब टर्म लोन के बारे में समझ लेते हैं। अगर किसी टर्म लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू 90 दिनों से ज्यादा रहे तो उसे एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। वैसे ही बिल परचेज और डिस्काउंटिंग के केस में अगर बिल 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू रहे तो फिर उसे एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। फिर एग्रीकल्चर लोन्स के केस में अगर मान लीजिए, यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप में अगर आउटस्टैंडिंग टू क्रॉप सीजन तक अगर ओवर ड्यू रहता है तो फिर उसे एनपीए का क्लासिफाई कर दिया था। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में अगर ओवर ड्यू 1 क्रॉप सीजन तक रह जाता है तो फिर उसे एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। डिराइवेटिव के केस में भी अगर रिसीवेबल्स 90 दिनों से ज्यादा अगर ओवर ड्यू रहता है तो फिर उसे एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है। अब एनपीए में भी जो क्लासिफाई किया जाता है तो एनपीए के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसको उसके 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड, दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड, तीसरा डाउटफुल और चौथा होता है लॉस। ठीक है। अब स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसमें रेगुलर रीपेमेंट्स आते रहते हैं। यानी बोरोवर जो है अपना जो भी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है वो रेगुलर पे कर रहा होता है तो उसको परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। जैसे ही ये एनपीए में सीज करता है वो सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। मानी स्टैंडर्ड एसेट्स से क्लासिफाई होके वो कहाँ चला जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, जिसको एनपीए कहा जाता है। यहाँ से एनपीए की क्लासिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाती है, यानी सब स्टैंडर्ड एसेट। अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्लासिफाई हो जाने के बाद ये 12 मंथ्स तक
मतलब जैसे ही वो 90 डेज से ज्यादा का ओवर ड्यू हुआ और वो अकाउंट क्या है, एनपीए हो गया, यानी सब स्टैंडर्ड एसेट्स में चला गया। अब ये 12 मंथ्स तक अपने एनपीए क्लासिफिकेशन होने के 12 मंथ्स तक, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मेन की ट्रेड्स है वो क्या है, इसमें क्रेडिट वीकनेस है या पॉसिबल लॉस इसमें हो सकता है, यानी यहाँ पे रिकवरी हो भी सकती है, सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बन भी सकता है, या फिर आगे ये फर्दर जो है इसमें लॉस अकर हो सकता है। फिर क्या आता है डाउटफुल। जैसे ही यहाँ पे 12 मंथ्स से लेकर के, मतलब अबव 12 मंथ से 1 साल तक ये कहाँ पे रहेगा, सब स्टैंडर्ड में। फिर 1 साल के बाद, 1 साल से यहाँ पे 1 ईयर तक, इसके बाद 1 ईयर तक ये सब स्टैंडर्ड में रहे, सॉरी डाउटफुल में रहेगा। फिर क्योंकि यहाँ पे भी 3 कैटेगरी है डाउटफुल में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम डाउटफुल को सी से अगर कैटेगराइज करते हैं, तो पहला जो है 1 ईयर तक ये C1 में रहेगा, दूसरा 1 से लेकर के 3 ईयर तक C2 में कैटेगराइज होगा, और ये C3 3 ईयर से ज्यादा, मोर देन 3 ईयर्स में जब रहेगा तो ये C3 में कैटेगराइज होगा। मतलब डाउटफुल के अंदर भी 3 कैटेगरी है जो कि प्रोविजनिंग नॉर्म्स के हिसाब से इसको कैटेगराइज करते हैं, इसके एज को लेकर। इसमें जो है वो 25% का प्रोविजनिंग होता है, फिर इसमें 40% का प्रोविजनिंग होता है, और इसमें इसमें 100% का प्रोविजनिंग होता है। यानी जो भी डाउटफुल है लेकिन वो अगर सिक्योर्ड है, तो उसमें पहले फर्स्ट ईयर में 25% का प्रोविजनिंग, फिर फर्स्ट ईयर से लेकर 3 ईयर में 40% का प्रोविजनिंग, और मोर देन 3 ईयर में 100% का प्रोविजनिंग रहता है। और डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है तो फिर वो उसमें 100% का प्रोविजनिंग होता है। फिर ये इतने पीरियड तक ये डाउटफुल में रहने के बाद फिर ये लॉस में चला जाता है, जहां पे इसका क्राइटेरिया है अनरिकवरेबल, यानी और या तो फिर उसका लिटिल वैल्यू है। और ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरली अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ पे जो प्रोविजनिंग है लॉस एसेट में, वो 100% की प्रोविजनिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे ये भी समझना है, जो क्लासिफिकेशन होता है वो बोरोवर वाइज होता है, ना कि फैसिलिटी वाइज। अगर किसी बोरोवर ने कई तरह के लोन ले रखा है, टर्म लोन ले रखा है, एग्रीकल्चर लोन ले रखा है, या फिर कोई सीसीओडी लिमिट ले रखा है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक अकाउंट अगर एनपीए हो जाता है, तो फिर ये सारे अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाएंगे। इसी का कहता है क्लासिफिकेशन जो है वो बोरोवर वाइज है, ना कि फैसिलिटी वाइज। फिर देखिए एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट गारंटीज और जो कंजोर्शियम लोन है उसके लिए स्पेशल रूल है। जैसे एग्रीकल्चर में हमने कहा कि एग्रीकल्चर का अलग रूल है, फिर गवर्नमेंट गारंटीज में भी प्रोविजन के लिए अलग रूल है। क्लासिफिकेशन डन वाया डे इन प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन ओवरड्यू स्टेटस। जैसे 90 डेज जिस दिन हो रहा है, इस दिन का जब डे इंड होगा, तो डे इंड पे ही ये अकाउंट क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। यानी जैसे ही 90 डेज कंप्लीट हो गया और डे इनका प्रोसेस हो गया, तो ये 90 डेज हो गया, अब ये 91 डेज पे ये अकाउंट क्या हो गया, एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।